बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटा। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्रिटिश जासूस नूर इनायत खान और चर्चिल की टेप की गई बातों को हिटलर ने सुभाष को सुनाया। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि गांधी जी ने सुभाष को गद्दार कहा है। बोस हिटलर की मंशा को हंसकर नाकामयाब कर देते हैं और अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हिटलर के पास ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर वो कहता है कि इस शख्स का फैसला आज ही करना होगा। आखिर क्या खबर मिली थी हिटलर को, किसका फैसला सुनाने वाला था वो, और अब सुभाष आगे क्या करेंगे, ये सब बताने के लिए मैं आपको सुनाता हूं बोस से नेताजी तक का अगला यानी चौथा एपिसोड। जैसे ही हिटलर उस कमरे से बाहर निकला, विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप ने कहा, मिस्टर बोस, लगता है कोई इमरजेंसी आ गई है, हमें इस कंट्रोल रूम से बाहर निकल जाना चाहिए। सुभाष उसके साथ वहां से निकलने ही वाले थे कि एक शख्स के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी बात समझ में आती उससे पहले वहां रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ये दो शब्द सुनाई देते हैं, ऑपरेशन पेस्टोरियस, ऑपरेशन पेस्टोरियस। ये दो शब्द जैसे ही सभी के कानों में पड़ते हैं, रिबेनट्रॉप तुरंत चिल्लाता है, रेडियो का वॉल्यूम कम करो। रिबेनट्रॉप के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसके चिल्लाते ही एक नाजी ऑपरेटर वॉल्यूम कम कर देती है। रिबेनट्रॉप के चेहरे से बोस को यह तो पता चल गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। अब रिबेनट्रॉप उस कमरे से निकलता है और उसके पीछे चलते हुए सुभाष उसी बंकर में पहुंचते हैं जहां वो पहले बैठे हुए थे। बंकर में पहुंचते ही रिबेनट्रॉप रेडियो वॉकी को बंद कर देता है। एक मायूस चेहरा लेकर रिबेनट्रॉप थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपनी कोट की जेब से सिगार निकालकर जलाता है। फिर धीरे धीरे सिगार का कश लेते हुए वो बोलना चालू करता है, मिस्टर बोस, आप हमारे मित्र हैं और हम आप पर भरोसा करते हैं। हम सच्चे दिल से आपकी मदद करना चाहते हैं। एक दोस्त होने के नाते मैं आपसे ये विनती करता हूं कि अभी आपने कंट्रोल रूम में जो भी सुना उसे आप पूरी तरह से भुला दें। अगर कंट्रोल रूम की बात बाहर गई तो हम सब पर खतरा मंडराने लगेगा। रिबेनट्रॉप की बात सुन सुभाष को ये समझने में एक भी पल नहीं लगा कि असल में वो उनसे विनती नहीं कर रहा बल्कि चेतावनी दे रहा है। मिस्टर रिबेनट्रॉप, हम अपने मित्रों के साथ कभी गद्दारी नहीं करते। आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अपनी। अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसीलिए आप ये मान लो कि कंट्रोल रूम में जो कुछ भी हुआ मुझे वो सुनाई ही नहीं दिया। ये कहते हुए बोस ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर रिबेनट्रॉप को भरोसा दिलाया। अब रिबेनट्रॉप ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेहद समझदार इंसान हो मिस्टर बोस। ये कहकर वो सिगार का कश लेते हुए चुप हो गया। बोस ये सब देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गीत गाकर उसे रिझाता है। लेकिन सुभाष इस सच्चाई को भी समझ रहे थे कि सामने बैठा शख्स और इसका नेता हिटलर ये सब कोई हिरण नहीं बल्कि खुद शिकारी हैं। ऐसे शिकारी जो कभी भी सुभाष को अपना शिकार बना सकते हैं। अगले आधे घंटे तक उस कमरे में बोस और रिबेनट्रॉप दो अजनबी के जैसे बैठे थे। इस खामोशी के बीच सुभाष के अंदर बेहद जोर था। वो बार बार खुद से एक ही सवाल कर रहे थे, आखिर ये ऑपरेशन पेस्टोरियस क्या है? चाहकर भी इस वक्त इस सवाल का उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने चाणक्य की कही एक और बात मन ही मन दोहराई, जो लोग धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानते हैं उन्हें हर चीज किसी न किसी तरह से मिल ही जाती है।
आचार्य चाणक्य द्वारा कहे गए इस वचन ने सुभाष को तसल्ली दी। साथ ही वो ये सोचने लगे कि जिस देश में चाणक्य जैसा ज्ञानी पैदा हुआ हो, जिस देश की मिट्टी ज्ञान विज्ञान का केंद्र रही हो, जिस देश ने व्यापार को नई दिशा दी हो, वहां ब्रिटेन जैसे एक छोटे देश का राज कैसे कायम हो गया। 200 साल तक अपनी कला और कौशल के कारण एक छोटे से मुल्क ने इस विशाल धरती पर अपना हुक्म चलाया। इससे एक बात तो साबित होती है कि ब्रह्मांड के नियम अनुसार आकार से ज्यादा प्रकार महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं विचारों से गुजरते हुए सुभाष गहरी सोच में डूब गए थे और तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और हिटलर तेज कदमों से बंकर में दाखिल हुआ। घुसते ही उसने जर्मन भाषा में रिबेनट्रॉप से कहा, पेरिस गया हमारा एजेंट एकदम बेवकूफ निकला। कल रात उसने शराब के नशे में बारटेंडर को यह बता दिया कि वो ऑपरेशन पेस्टोरियस का एजेंट है। मैंने कितनी बार मना किया है कि नशा मत किया करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं। शराब से मुझे सख्त नफरत है और सिर्फ इसलिए कि ये अच्छे से अच्छे शख्स की भी बुद्धि खत्म कर उसे गधा बना देती है। शुक्र है कि वो बारटेंडर नाजी सपोर्टर निकला। रिबेनट्रॉप को इस घटना के बारे में बताते हुए हिटलर को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि सुभाष को जर्मन भाषा भी आती थी। पहले भी आइकमैन और रिबेनट्रॉप जब जर्मन भाषा में बात कर रहे थे तो सुभाष ने ऐसा बर्ताव किया था जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, और इस वक्त भी उन्होंने वैसा ही किया। उन्हें तो अभी सिर्फ ये पता करना था कि ऑपरेशन पेस्टोरियस का मकसद क्या था और कौन था वो एजेंट जिसने नशे में अपना सच पेरिस में बता दिया था। लेकिन हिटलर भी एक शातिर शख्स था। उसने बोस के सामने ऑपरेशन पेस्टोरियस के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया। अब हिटलर ने सुभाष की तरफ देखा और कहा, मिस्टर बोस, माफी चाहूंगा, कुछ कारणों से मैं अभी ज्यादा वक्त आपके साथ नहीं बिता पाऊंगा, तो आपकी दिलचस्प जीवन कहानी फिर कभी सुनेंगे। फिलहाल काम की बात करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। बताइए, आप मुझसे कैसी मदद की उम्मीद कर रहे हैं? सुभाष भी मुद्दे की बात करने ही हिटलर के पास आए थे। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे एक्सिस आर्मी की मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी एक्सिस आर्मी भारत पहुंचकर ब्रिटिश आर्मी पर हमला करे। बोस की बात सुन हिटलर जोर जोर से हंसने लगा। फिर सामने टेबल पर रखी एक छड़ी उठा वो बंकर की दीवार पर लगे विश्व मानचित्र के पास गया। हिटलर ने उस छड़ी को मानचित्र पर घुमाते हुए जर्मनी के नक्शे पर रखा और सीधी काल्पनिक रेखा खींचते हुए नीचे हिंदुस्तान तक ले गया। मिस्टर बोस, जर्मनी और हिंदुस्तान के बीच 6600 किलोमीटर की दूरी है। क्या आपको लगता है कि मेरी आर्मी जो इस वक्त रूस, फ्रांस और अमेरिका के साथ लड़ रही है, वो सब कुछ छोड़कर इतनी लंबी दूरी तय कर हिंदुस्तान आपके लिए लड़ने जाएगी? और अगर हमारी आर्मी वहां तक गई भी तो इससे हमारा क्या फायदा होगा मिस्टर बोस? मिस्टर हिटलर, आपको तो ये जरूर पता होगा कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत का जूल ऑफ दी क्राउन बोला जाता है, यानी कि हिंदुस्तान उनके सर का ताज है। अगर आपकी आर्मी वहां पहुंचकर उन्हें हराती है तो अंग्रेजों के सिर से उनका ताज चला जाएगा। हिंदुस्तान आजाद होगा और ब्रिटिश हुकूमत कमजोर हो जाएगी, उनका मनोबल टूट जाएगा। इससे अलाइड आर्मी को भी बड़ा ठेस लगेगा। तो क्या ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा? सुभाष ने हिटलर को जवाब देते हुए अब उसके सामने अपना सवाल रख दिया था, और इस सवाल से हिटलर गहरी सोच में चला जाता है। ये सच है कि मेरी वायुसेना हिंदुस्तान तक पहुंच सकती है, लेकिन जब तक हम रूस पर कब्जा नहीं कर लेते, हमारी आर्मी का वहां जाना नामुमकिन है। हमें थोड़ा समय दीजिए मिस्टर बोस, और तब तक आप देखिए कि जापान और इटली आपकी कितनी सहायता कर सकते हैं। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं मिस्टर हिटलर, लेकिन बेहतर होगा अगर आप मुझे ये बता पाएंगे कि आपको अपनी सेना हिंदुस्तान भेजने में कितना समय लग जाएगा। इससे मुझे अपनी आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। क्या लगता है आपको, आखिर कितना समय लग जाएगा?
बोस ने अपनी बात को सवाल के साथ फिर से खत्म किया, पर इस बार उनकी बातों में बेबसी की थोड़ी सी झलक थी। और बेबसी होती भी क्यों नहीं, वो आजादी की लड़ाई को धीमा नहीं होने देना चाहते थे। बोस का सवाल सुन हिटलर थोड़ा चिढ़ सा जाता है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई मिस्टर बोस। अब गौर से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हिटलर ने अब अपनी आंखें बोस की आंखों में डालकर बोलना शुरू किया। मैं पहले पूरे यूरोप में नाजी का झंडा गाड़ना चाहता हूँ, और इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा काफी नुकसान भी हुआ है। इसीलिए हमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देश पर कब्जा करने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, महीने, 2 महीने या फिर 1 युग, मुझे पता नहीं। दूसरी बात, हिंदुस्तान तक की दूरी तय करने के लिए मुझे एक अलग सेना बनानी होगी, और एक सेना बनाने में कितना वक्त लगेगा? 1 साल, 2 साल या 2 युग? मुझसे ये फिजूल सवाल मत कीजिए मिस्टर बोस। नजरों में क्रोध और आवाज में आवेग के साथ हिटलर ने अपनी बात खत्म की। हिटलर का ये बर्ताव सुभाष को ठीक नहीं लगा, लेकिन सुभाष योद्धा थे। वो जानते थे कि जंग के मैदान में होश से काम लेना चाहिए। देश के लिए अगर क्षण भर अपमानित भी होना पड़े तो उन्हें ये भी मंजूर था। वो सब कुछ सहने को तैयार थे। अगले ही पल सुभाष ने अपमान का घूंट पीकर बेहद संजीदे ढंग से कहा, आपकी बातों को नहीं समझ पाने के लिए क्षमा चाहता हूं मिस्टर हिटलर। मुझे आपकी मदद चाहिए थी और इसीलिए मैंने अपना प्रस्ताव आपके सामने रखा। आप में मैं उम्मीद की किरण देखता हूं। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वही करना। सुभाष के नरम लहजे ने तुरंत ही हिटलर को उसकी गलती का एहसास करा दिया। उसे महसूस हुआ कि उसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से क्रोधित लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुरंत ही बोल पड़ता है, मैं भी आपको कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, माफी चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं। अब सुभाष गौर से हिटलर की बात को सुनने लगते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ने वाले भारतीय सैन्य टुकड़ी के तकरीबन 4500 फौजियों को एक्सिस आर्मी ने कैद किया है। मैं उन सबको रिहा कर सकता हूं ताकि वो आपके लिए लड़ पाएं। इस वक्त मैं इतना ही कर पाऊंगा आपके लिए। हिटलर की बात सुन सुभाष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर हिटलर। फिलहाल आपकी ये मदद भी हमारे लिए काफी है। हिटलर ने सुभाष से हाथ मिलाया और फिर रिबेनट्रॉप की तरफ देखकर कहा, विदेश मंत्री जी, ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बोस और हिटलर हाथ मिला रहे हैं। इस क्षण को तो कैमरे में कैद किया जाना चाहिए। अपने फोटोग्राफर को बुलाइए। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया ये देखे कि हिटलर को हिंदुस्तान से भी समर्थन मिल रहा है, और ये समर्थन हमें किसी और से नहीं बल्कि मिस्टर बोस से मिल रहा है। ये कहकर हिटलर और गर्मजोशी से हाथ मिलाने लगता है। 29 मई की उस शाम को हिटलर ने सुभाष के लिए एक दावत दी, जिसमें खाने पीने के साथ ढेर सारी तस्वीरें भी खींची गईं। इन सब के बीच सुभाष को ये सच भी पता चला कि अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेज लोगों का कट्टर दुश्मन होने के बावजूद हिटलर अंग्रेजी साहित्यकार शेक्सपियर का बहुत बड़ा प्रशंसक था। इसी दावत में सुभाष को एक और बात परेशान कर रही थी, और वो बात हिटलर की आत्मकथा से जुड़ी हुई थी, जिसमें उसने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ शब्द लिखे थे। और जब दावत खत्म होने की कगार पर खड़ी हुई तो सुभाष ने हिटलर के पास जाकर कहा, मिस्टर हिटलर, मेरा एक और निवेदन है आपसे। हाँ हाँ फरमाइए। हिटलर ने तुरंत जवाब दिया, आपने अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के खिलाफ जो लिखा है, खासकर वो वाक्य जहां आपने ये कहा कि आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिलनी चाहिए, क्या आप उस पूरे वाक्य को अपनी आत्मकथा से हटा सकते हैं? सुभाष का सवाल सुन हिटलर के चेहरे पर से दावत की खुशी हट गई। उसने कहा, अच्छा, तो अब आप ये बताएंगे मुझे अपनी आत्मकथा में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं?
मेरा वो मतलब नहीं है मिस्टर हिटलर, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हम अब एक साथ लड़ने जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपकी कही बात से हमें काफी नुकसान हो सकता है। डोंट वरी मिस्टर बोस, हमारा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप ऐसी बात करेंगे तो हमारे बीच बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ये बोलकर हिटलर कुर्सी से उठने लगा। उठते हुए वो फिर से बोला, मिस्टर बोस, अच्छा लगा आपसे मिलकर। कल सुबह प्रूशिया के हवाई अड्डे पर एक विमान आपका इंतजार करेगा और आज रात आपके सोने का इंतजाम हमारे गेस्ट हाउस में कर दिया है। गुड नाइट। ये कहकर हिटलर वहां से चला गया। रात के अंधेरे में सुभाष जब हिटलर की दी हुई गाड़ी में गेस्ट हाउस लौट रहे थे तब वो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जब उनकी आंखें नींद की आगोश में उन्हें ले जाने लगी तभी एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। सुभाष ने आंखें खोली तो देखा कि उनकी गाड़ी के ठीक बराबर में एक मोटरसाइकिल भी चल रही थी। उस मोटरसाइकिल पर सवार शख्स हाथ में टॉर्च लिए उनके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी बिखेर रहा है। सुभाष की आंखें चौंधिया गई। सुभाष ने चौंकते हुए कहा, ड्राइवर, गाड़ी भगाओ और सुनो, रोकना मत। ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाने लगता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स ने स्पीड तेज कर दी और देखते ही देखते वो सुभाष के रास्ते में आ खड़ा हुआ। उतरते ही उस शख्स ने अपना हेलमेट निकाला और सुभाष की तरफ बढ़ने लगा। कार की हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा है कि उस शख्स के हाथ में एक पिस्टल है। वो पिस्टल लिए सुभाष की तरफ बढ़ रहा था। देखने में तो शक्ल सूरत से वो हिंदुस्तानी लग रहा था मगर उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो शख्स सुभाष की खिड़की के नजदीक आया, सुभाष ने उसे पहचान लिया और ताज्जुब भरे लहजे में सुभाष ने उस शख्स से कहा, भगत राम, तुम?